टाटा टेक्नोलॉजीज और आईआरडीए की बेहतरीन लिस्टिंग के बाद अब एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिस कंपनी ने पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना 123% का रेवेन्यू दिखाया है। इस कंपनी का नाम है मुथूट माइक्रोफिन। देखिए, इंडिया में मुथूट ग्रुप सभी को पता है, लेकिन उस मुथूट ग्रुप से इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये जो कंपनी है उसी फैमिली से आती है, मुथूट फैमिली से, जिसके लिए हमें उनका फैमिली स्ट्रक्चर और उनकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। उसके बाद देखिए, कंपनी की अब तक की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रही है, लेकिन कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम करती है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो कब तक ये ग्रोथ सस्टेन करेगी, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि लिस्टिंग गेन के कितने चांसेस है और कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन कैसा है, ओवर वैल्यूड कंपनी है या फिर अंडर वैल्यूड। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज से करीब 125 साल पहले मुथूट नीनान मथाई, जो कि मुथूट ग्रुप के फाउंडर हैं, वो केरला के कोयंचेरी में अनाज बेचने का काम करते थे। अब ऐसे में उनके कई बार कॉन्टैक्ट हो जाते थे फार्मर से, और फिर फार्मर्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम उन्होंने ऑब्जर्व की। कई सारे जो फार्मर्स और उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो कुछ सीज़न में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ सीज़न में उनके पास पैसा ही नहीं बचता है। तो इसीलिए वो कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे थे जहाँ पर वो अपने पैसे सेविंग के लिए रख सके। अब उस ज़माने में बैंक्स के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तो इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेते हुए मुथूट नीनान मथाई ने अपने गाँव में एक चिट फंड शुरू किया ताकि लोग वहाँ पर पैसे सेव करने लगे। इसके लिए उन्होंने कोयंचेरी में ही अपना पहला ऑफिस सेटअप किया, जहाँ पर लोग आकर अपनी सेविंग रखते थे। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चलने लगा, जिसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत एक्सपांड किया केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और अलग अलग गाँव में, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गिरवी रखने के लिए सोने के अलावा कुछ नहीं है, और इसीलिए उन्होंने गोल्ड लोन में एंटर किया, जो उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस आगे चलकर बन गया। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी जो फैमिली, उसमें बंटवारा हुआ। देखिए, मुथूट नीनान मथाई के 4 बेटे थे। सबसे जो बड़े बेटे थे उनका नाम था एम जॉर्ज मुथूट। उसके अलावा नीनान मैथ्यू, एम मैथ्यू और मैथ्यू एम थॉमस, ये उनके 4 बेटे थे। तो मुथूट नीनान मथाई के डेथ के बाद इन चारों ने आपस में बंटवारा कर लिया, जिसमें से एक भाई ने बोला कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बचे हुए 3 भाई थे, उनके बीच बिजनेस का बंटवारा हुआ। ऐसे में जो एम जॉर्ज मुथूट यानी जो सबसे बड़े भाई थे, वो कोची चले गए और वहाँ पर उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिसके लिए अपने ग्रुप का नाम उन्होंने रखा मुथूट ग्रुप, जहाँ पर उनका जो लोगो है वो लाल कलर का है। वहीं पर इन बचे हुए तीनों में से जो बीच वाले भाई थे, उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस एक्सपांड करने में, लेकिन जो छोटे भाई थे उनको भी अपना बिजनेस तेजी से एक्सपांड करना था। इसलिए उन्होंने मुथूट पपाचन ग्रुप की शुरुआत की, जहाँ पर उनका मेन बिजनेस था गोल्ड लोन का। ये जो मुथूट पपाचन ग्रुप शुरू हुआ, ये थिरुवनंतपुरम से हुआ, और इनका जो लोगो रखा गया ये ब्लू कलर में रखा गया। तो ओवरऑल अगर देखें समरी इस चीज़ की, तो वो ये है कि मुथूट फैमिली से 2 बड़े बिजनेसेस बाहर आए। एक मुथूट ग्रुप जो लाल कलर का लोगो है, और दूसरा है मुथूट पपाचन ग्रुप जो ब्लू कलर का है, और जिस कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है ये मुथूट पपाचन ग्रुप की ही कंपनी है। तो ये हो गया क्लियर। हालांकि ग्रुप अलग अलग हो गए, लेकिन कुछ जगह पर इनके फैमिली रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि इनकी एक बिल्डिंग है जो कोयंचेरी में है, और उस बिल्डिंग में मंडे ट्यूसडे जो बिजनेस आता है वो सबसे बड़े भाई को जाता है, वेंसडे थर्सडे जो भी बिजनेस आएगा वो बीच वाले भाई को जाएगा, और फिर फ्राइडे और सैटरडे जो बिजनेस आएगा वो छोटे वाले यानी ब्लू लोगो वाले भाई के पास चला जाएगा। तो इस तरह से उस बिल्डिंग में जो भी बिजनेस होता है लोन का या जो भी, 3 भाइयों में इस तरह से डे के हिसाब से उसका रेवेन्यू का बंटवारा होता है। अभी हम अगर फास्ट फॉरवर्ड अभी की बात करें, तो मुथूट पपाचन ग्रुप जो है उसका टोटल रेवेन्यू यानी टर्नओवर है अराउंड 3400 करोड़ का, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन आता है गोल्ड का। अब देखिए, गोल्ड लोन की बात ही तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि जो बड़े भाई का मुथूट ग्रुप है वो गोल्ड लोन में बहुत बड़ा है। पूरी एनबीएफसीज में गोल्ड लोन में मुथूट ग्रुप के पास, यानी जो बड़े भाई है लाल लोगो वाले, उनके पास 46% मार्केट शेयर है गोल्ड लोन का। 10,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो बड़े भाई का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू सबसे छोटे भाई का। तो इसीलिए जो सबसे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारा जो बिजनेस है वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में उनका जो ओवरऑल बिजनेस है पूरे ग्रुप का, मुथूट पपाचन ग्रुप का, वो सिर्फ 8.9% से बढ़ा है कंपाउंडेड सालाना, जो कि एक यंग कंपनी के लिए काफी कम ग्रोथ है। और इसलिए कुछ साल पहले कंपनी ने डिसाइड किया कि हम माइक्रो फाइनेंस में एंटर करेंगे, और उनके जो माइक्रो फाइनेंस की बेट थी ये बहुत सक्सेसफुल साबित हुई। 2014 में कंपनी का सिर्फ 50 लाख का रेवेन्यू था, जो कि 2023 आते आते 696 करोड़ का हुआ है, यानी कंपाउंडेड सालाना ये बिजनेस 123% से बढ़ा है पिछले 10 सालों में, जिसके चलते अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस चौथी सबसे बड़ी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनी बन गई है, और अब तक उन्होंने 9208 करोड़ के लोन्स लोगों के बीच बांट दिए हैं। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो आईपीओ वीडियो आप बनाते हैं उसका रिसर्च आप कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं। देखिए, अगर आपको सही से बताऊँ तो पहले मैं सारा ये रिसर्च वगैरह अकेला करता था। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमारी एक रिसर्च टीम भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसे हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमारे पास आ जाती है।
अब ये कैसे होता है? तो देखिए, मेरे जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो इन्वेस्टर हैं, तो जब भी कोई आईपीओ आता है तो उनके काफ़ी सारे सवाल आते हैं, वैल्यूएशन क्या होगा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों। साथ ही हमारे जो फाइनेंस क्लब है उसमें काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं जब भी कोई आईपीओ आ जाता है तो। और साथ ही काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आईपीओ रिलेटेड ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो काफ़ी यूनिक होती है, तो इसीलिए हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढनी नहीं पड़ती, काफ़ी बार वो हमारे पास आ जाती है। अब पिछले कुछ टाइम से हमने जो फाइनेंस क्लब है वो सभी के लिए ओपन किया है, यानी आप भी उस फाइनेंस क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और एक स्मार्ट फाइनेंस इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, जहां पर आईपीओ रिलेटेड सवाल इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी। साथ ही आप अपने सवाल भी यहां पर पूछ सकते हैं वीकली Q&A सेशन में, और क्विज वगैरह काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर बार इन्फॉर्मेशन तक नहीं जाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहेगी। इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए कुछ खास लंबी प्रोसेस नहीं है, सिंपली आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है और इस फाइनेंस क्लब को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो मुथूट माइक्रोफिन है ये माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं। इसमें ये लोगों को छोटे छोटे लोन्स देते हैं, पर्टिकुलरली इनकी जो प्रेजेंस है वो रूरल इंडिया में है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पूरा मुथूट पापाचन ग्रुप है इसको मुथूट माइक्रो फाइनेंस से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर आप ये इस ग्राफ को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको लोगों को लोन सिस्टम से जोड़ना है, जिसके लिए आपको छोटे लोन से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार वो व्यक्ति लोन सिस्टम में आ गया, टाइमली अपना लोन पेमेंट कर रहा है, तो उसको ये लोग बड़े लोन्स देने लगते हैं। उनको व्हीकल लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, तो वो मुथूट पापाचन ग्रुप की अदर कंपनीज उन्हें वो प्रोवाइड करती है। और उसके बाद अगर उनका कोई कस्टमर है जो ये सारे लोन सही से चुका रहा है तो उसको वो हाउसिंग लोन भी देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है और जिसका एंट्री पॉइंट मुथूट माइक्रोफिन से शुरू होता है। ये माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें चल रही है। पिछले कुछ सालों में ये सेक्टर लगातार 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है और इसी का फ़ायदा कई सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को हो रहा है। अगर हम मुथूट माइक्रोफिन की ही बात करें तो इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल 2021 में 696 करोड़ था और अब वो 1446 करोड़ पर आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 2 सालों में वो कंपाउंडेड सालाना 382% से बढ़ा है। और साथ ही अगर आप कंपनी की नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हो, जो कि किसी भी लेंडिंग बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो फाइनेंशियली देखें तो हर एक फैक्टर कंपनी का बेटर ही हो रहा है और वहीं पर कंपनी का जो ग्रॉस NPA है वो कम होता जा रहा है। फाइनेंशियल 2021 में वो 7.39% था, अभी वो 2.97% पर आया है और नेट NPA भी कंपनी के कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरे सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है? नहीं। अगर आप इस सेक्टर को उठाकर देखते हैं तो लगभग हर एक कंपनी सेक्टर की इतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को देख लीजिए, आप इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देख लीजिए, या फिर आप फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को देख लीजिए। ये सारी कंपनीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है क्योंकि ये सेक्टर ही बहुत हॉट है और इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रहे हैं कि क्योंकि इंडस्ट्री हॉट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर बबल क्रिएट हो रहा है। किस तरह का बबल? तो जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में US में हुआ था कि सही से डॉक्यूमेंट देखे बिना लोगों को होम लोन्स बांटे गए थे, उसी तरह के कुछ बबल्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, जहाँ पर कंपटीशन के चक्कर में लोग बराबर से डॉक्यूमेंट्स ना देखते हुए भी लोन्स बांट रहे हैं। अब कुछ कंपनीज यहाँ पर सही ढंग से काम करे तो कुछ कंपनीज बस मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए आगे दौड़ रही है। अब देखिए, माइक्रो फाइनेंस ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत रिस्की सेक्टर है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को लोन दे रहे जिन्होंने पहले लोन नहीं लिया या जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, तो आप रिस्क ले रहे हैं। और ऐसे में जो आपका जो ग्रॉस NPA वो कई बार ज़्यादा हो जाता है। जैसे भी 2 साल पहले इस कंपनी का 7% का था, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा है तो उतना रिस्क वो ले सकते हैं। लेकिन ये तब तक ही चलेगा जब तक आप सही तरीके से चीज़ें चेक कर रहे हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी को गिरने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनके NPA कंटिन्यूस बेसिस पर ट्रैक करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग पेस है और गलतियां होने के चांसेस भी ऐसी जगह पर ज़्यादा होते हैं। इस रिस्क के बारे में और बात करने से पहले मैं थोड़ा वैल्यूएशन की बात करना चाहूँगा। कंपनी का जो P रेशो है, जो IPO का वैल्यूएशन है, उस पर 25 का P निकल कर आता है और अगर मैं इस पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का एवरेज P निकालूं तो वो 16.34 निकल कर आता है। अगर P के हिसाब से देखें तो कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड जरूर नजर आ रही है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 277 to 291 रुपीज़ का है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 90 रुपीज़ का चल रहा है। तो मंडे IPO खुल रहा है, तो मंडे आप एक बार देख लीजिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के चांसेस तो यहाँ पर लग रहे हैं जिस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और वैल्यूएशन की भी बात करें तो कंपनी ने वैल्यूएशन भी ज़्यादा रखा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पर नज़र रख रहे हो तो देखिए, ऐसी सारी कंपनीज
जो IPO के 2 साल पहले बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाती है, उसमें आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और लिस्ट होने के बाद आपको कंटिन्यूसली कंपनी के जो NPAs है वो चेक करने पड़ेंगे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करूँ तो कंपनी में उतना इंटरेस्ट तो लोगों का नहीं दिख रहा है जितना उनका IREDA या फिर टाटा टेक्नोलॉजी या फिर डॉम्स में था। और इसी तरह इन डेप्थ IPO एनालिसिस वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मफ्टी जीन्स का भी इंडिया में IPO आ रहा है, तो उस कंपनी के बारे में भी जल्दी हम बात करेंगे। और जाते जाते नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फाइनेंस क्लब से ज़रूर जुड़िए ताकि आप सारे IPO रिलेटेड चीज़ों से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।